नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो हम चर्चा करते हैं, उसी कालखंड में एक वल्लभी यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है इतिहास में। वल्लभीपुर में उस कालखंड में वल्लभीपुर की बुद्धि यूनिवर्सिटी और उसमें दुनिया भर के छात्र बुद्धिज्म की शिक्षा के लिए, ज्ञान के उपार्जन के लिए गुजरात की धरती पर आते थे। उसके बगल में वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। उस वल्लभी यूनिवर्सिटी में 80 से ज्यादा देशों के बच्चे पढ़ते थे। વલ્લભી યુનિવર્સિટી જે તક્ષશિલા નાલંદા સાથે ગુજરાતમાં વલ્લભી યુનિવર્સિટી હતી એ દિવસો ફરીથી લાવ્યા। વલ્લભી યુનિવર્સિટીનું પુરાતત્વ ખાતાને પણ અમે લોકો વાતચીત કરી રહ્યા છે। मगर वल्लभी में भी तो कुछ होना चाहिए। सिर्फ बातों से काम कैसे चलेगा। नमस्ते और प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम नीलेश शाह है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वल्लभीपुर की, मेरे गांव की, वल्लभी की व्यथा की कहानी की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हमारे प्रदेश के बारे में। सौराष्ट्र के पूर्व किनारे भाल प्रदेश का क्षेत्र विस्तृत सपाट मैदानों से भरा हुआ है। यहाँ बारिश की मौसम में जलबंबाकार और गर्मियों में झंझवा पानी से छोटे छोटे गांव तैरते हुए नजर आते हैं। सूखे सपाट प्रदेशों में धूल की आंधियाँ चढ़ती रहती है। नीम, पिल्लू, बबूल, पीपल जैसे कुछ पेड़ों को छोड़कर यहाँ और कोई वृक्ष देखने को नहीं मिलता था। इसी प्रदेश में प्राचीन वल्लभी के खंडहरों पर बसा हुआ वल्लभीपुर एक तालुका मथक है। इस गांव की एक तरफ घेलो नदी बहती है। गांव के बाहर कई प्राचीन शिव मंदिर है, जैसे सिद्धेश्वर, बुद्धेश्वर, भीड़भंजन, प्रगटनाथ, वैजनाथ, भूतनाथ आदि प्राचीन शिव मंदिरों में जो शिवलिंग है वो भूगर्भ से प्रकट हुए हैं। यहाँ बहुत साल पहले खुदाई के दौरान एक महाकाय नंदी मिला था, जो आज सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। इसकी तुलना हम साउथ के नंदियों के साथ कर सकते हैं। प्राचीन काल में यह राज्य गुजरात के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित था। वर्ष 1946 से पहले भूतपूर्व रियासत के दौरान इसका नाम वड़ा था। जैनाचार्य श्री नेमिसुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से पुनः इस गांव का नाम वल्लभीपुर रखा गया। ईस्वी सन 770 से पूर्व यह देश भारत में विख्यात था। यहाँ की प्रसिद्धि का कारण वल्लभी विद्यापीठ था, जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। दोस्तों, नालंदा आज फिर से चर्चा में है। हमें बेहद खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने हाल ही में नालंदा में एक नूतन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करवाया है। लेकिन दोस्तों, विश्व में जब कभी कहीं भी भारतीय प्राचीन यूनिवर्सिटियों की बात निकलती है तो नालंदा या तक्षशिला के साथ में वल्लभी को अवश्य याद किया जाता है। नरेंद्र भाई देश विदेशों में अक्सर वल्लभी को याद करते हैं। नरेंद्र भाई वल्लभीपुर के बारे में क्या कहते हैं ये आप खुद ही सुन लीजिए, और उसके बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी भी वल्लभीपुर के बारे में क्या कहते थे ये भी आप सुन लीजिए। उसके बाद जो मुझे बात करनी है वो बात मैं आगे करूँगा। It will be news to many that during the time of Maitraka kings there were more than 13,000 monks in Gujarat. We also had one of the greatest Buddhist universities, Vallabhi Buddhi University in Vallabhipur in Gujarat during that period. सारे विश्व में नालंदा और तक्षशिला के संबंध में काफी मात्रा में चर्चा भी है, जानकारी भी है। लेकिन बुद्धिज्म से जुड़े हुए और बाकी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए बहुत कम लोगों को मालूम है कि गुजरात की धरती पर वल्लभीपुर में उस कालखंड में, उसी सेम कालखंड में वल्लभीपुर की बुद्धि यूनिवर्सिटी और उसमें दुनिया भर के छात्र बुद्धिज्म की शिक्षा के लिए, ज्ञान के उपार्जन के लिए गुजरात की धरती पर आते थे।
मैं गुजरात का हूं इसलिए मुझे वहां का बात याद आना स्वाभाविक है। लोथल अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है लोथल। आपने शायद पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। कभी आज जाकर के गुरु को पूछ लीजिए, वो बता देगा। 5000 साल पुराना पोर्ट, 5000 साल, और आर्कियोलॉजी जब एक्सकेवेशन हुआ सारी चीजें निकली। और वो कहते हैं कि 84 कंट्रीज उसके झंडे वहां लहराते थे। मतलब 84 कंट्रीज के साथ 5000 साल पहले उसका व्यापार था। और दूसरी विशेषता देखिए कि नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो हम चर्चा करते हैं, उसी कालखंड में एक वल्लभी यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है इतिहास में। वो वल्लभी यूनिवर्सिटी ये लोथल से 50 किलोमीटर दूरी पर थी। तात्पर्य यह था कि उस समय हमारे पूर्वजों को पता था कि विश्व के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आना है तो एक पोर्ट चाहिए, लोथल। पोर्ट के नजदीक में ही यूनिवर्सिटी चाहिए, और अनेक देशों के बच्चे वहां पढ़ते थे। ये सारी बातें जब आप भी सुनते हैं, आपको भी सीना तन जाता होगा, वाह, मैं उस देश का रहने वाला हूं। અગાઉ જે રીતે તક્ષશિલા અને નાલંદા દુનિયાભરના લોકો અહીંયા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા આવતા હતા, એવી રીતે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતમાં દુનિયાભરના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવે, સ્ટડી ઇન ગુજરાત। આજે મને આનંદ છે કે 10,000 વિદ્યાર્થીઓ, વિદેશના વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। હવે લોકો ગુજરાત આવે છે અભ્યાસ કરવા, અને આવનારા દિવસોમાં વલ્લભી યુનિવર્સિટી જે તક્ષશિલા નાલંદા સાથે ગુજરાતમાં વલ્લભી યુનિવર્સિટી હતી, એ દિવસો ફરીથી લાવવા છે। વલ્લભી યુનિવર્સિટીનું પુરાતત્વ ખાતાને પણ અમે લોકો વાતચીત કરી રહ્યા છે કે જે રીતે વડનગરમાં પણ પુરાતત્વ ખાતાએ આપણી સંસ્કૃતિને બહાર કાઢી છે, લોથલ એમાં પણ આપણે આપણો મરીન ઇતિહાસ, સમુદ્ર ઇતિહાસને બહાર કાઢ્યો છે, એમ વલ્લભીમાં પણ શિક્ષણના એ આપણા વારસો, આપણી વિરાસત એ બહાર નીકળે અને ફરી વખત એ ગુજરાત એ પ્રકારના વાતાવરણમાં પ્રવેશે। दोस्तों, इतने बड़े मंच से गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपानी ने वल्लभीपुर के बारे में ऐसी बात कही, तब कुछ लगता था कि हाँ अब कुछ होगा, मगर बदकिस्मती से उनको अपना वादा पूरा करने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वल्लभीपुर का जो है काम अधूरा ही रह गया। दोस्तों, अपनी व्यथा की कथा सुनाने से पहले मैं आपको वल्लभीपुर के संक्षिप्त इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। अधिकतर लोग इस बात से जानते हैं कि हाँ, वल्लभी में एक विद्यापीठ थी और उसी का इतिहास प्राचीन है, मगर ऐसा नहीं है। वल्लभी विद्यापीठ से पहले भी वल्लभी एक बहुत बड़ी समृद्ध नगरी थी। यहाँ ईस्वी सन 300 के आसपास शक राजाओं का शासन था और शक राजा जो है जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। उनके राज्य में जैन गुरुओं को राज्याश्रय मिला था। इस बीच ईस्वी सन 313 में एक विद्वान और प्रसिद्ध जैनाचार्य नागार्जुन ने वल्लभीपुर में जैनों की एक बहुत बड़ी सभा बुलवाई, जिसमें जैन धर्म के अनेक सिद्धांतों की चर्चा हुई। जैन धर्म के जो शास्त्र है उसको लिपिबद्ध करने की भी चर्चा हुई और उस समय की ये बहुत बड़ी वाचना थी, जिसे हम वल्लभी वाचना के रूप में जानते हैं। इसके बाद ईस्वी सन 453 में वल्लभीपुर में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई। जैसा कि अभी हमने समझा, नागार्जुन सुरेश्वर जी की अध्यक्षता में वल्लभी में 6ठी वाचना वल्लभी वाचना हुई और उसके बाद वल्लभी में देवर्दी गणिक क्षमा श्रमण सुरेश्वर जी महाराज की अध्यक्षता में 500 आचार्य और उनके हजारों शिष्यों को साथ में लेकर के जैन आगम ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। दोस्तों, इससे पहले जैन आगम ग्रंथों को मुखपाठ रखने की जो है परंपरा थी,
साधुओं के बीच में मुखपाट रखने की परंपरा थी। मगर उस वक्त श्री देवर्दी गणिक क्षमा श्रमण और 500 आचार्यों ने मिलकर आगम ग्रंथों को लिखा, यानी ताड़पत्रों पर जो है लिपिबद्ध किया, पुस्तकारूढ़ किया था। दोस्तों, कहते हैं ये लिखने का काम 13 वर्षों तक वल्लभी में चला था। जैन धर्म की एक ऐतिहासिक घटना के बाद ईस्वी सन 470 में गुप्त वंश के सेनापति भट्टार्क ने वल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना की। उसने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ से राज करना शुरू कर दिया। भट्टार्क विजयसेन और उसके 4 पुत्रों के शासन के दौरान वल्लभी पश्चिम भारत की राजधानी थी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ की बाजारों में मोती और कीमती रत्नों का बोरियों में भर के व्यापार चलता था। ऐसी मशहूर नगरी में दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे। दोस्तों, वल्लभी कितनी मशहूर थी उसका एक इतिहास में उदाहरण है जो मैं आपको यहाँ सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा होते जा रहा है और मुझे जो बात कहनी है असल में वो मैं आखिर में कहने वाला हूँ, लेकिन जब यहाँ तक आपने सुन ही लिया है तो आगे थोड़ा और सुनिए। दोस्तों, मैं वल्लभी के इतिहास की संक्षिप्त में ही सही लेकिन बात नहीं करूँगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। कथा सरित सागर नाम का संस्कृत साहित्य का एक शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ यानी कि उसके मनोरंजन के लिए ईस्वी सन 1063 और 1082 के बीच में संस्कृत में की थी। अब आगे सुनिए। इस कथा सरित सागर ग्रंथ में एक कहानी है वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण की, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसने अपने 16 वर्ष के बेटे विष्णुदत्त को नालंदा या बनारस की बजाय वल्लभी में पढ़ने के लिए भेजा था। वल्लभी में पढ़ने के लिए भेजने का फैसला किया था। देखिए, नालंदा और बनारस की बजाय वल्लभी में, यानी उस समय वल्लभी की कितनी बोलबाला थी, कितनी प्रसिद्धि थी। वल्लभीपुर के इतिहास की ऐसी कई घटनाएं हैं और बड़ा लंबा इतिहास है। यहाँ पर इसको हम विराम देना चाहेंगे, मगर एक लाइन में अगर कहना है तो कह सकते हैं कि प्राचीन काल में वल्लभीपुर बौद्ध, शैव और जैन धर्म के इतिहास का केंद्र था। दोस्तों, मैं भी जब 4th कक्षा में पढ़ता था तब हमें भी किताब में एक पाठ आता था, हमारी प्राचीन विद्यापीठ। उसमें नालंदा और तख्तशिला के आगे चित्र दिखाए गए थे, मगर वल्लभी विद्यापीठ के आगे कोई चित्र नहीं था। तब से दिल में एक दर्द रहता था, एक प्रश्न उठता था कि हमारा गांव इतना प्राचीन होने के बावजूद यहाँ देखने दिखाने के लिए क्यों कोई अवशेष नहीं है। वर्ष 1978-79 के दौरान वल्लभीपुर की सीमा पर पच्छेगाम रोड पर तालाब के किनारे एक छोटी सी टेकड़ी है, उसके ऊपर खुदाई का काम शुरू हुआ। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर उत्खनन का काम शुरू किया। तब मैं अपने पिताजी के साथ में वहाँ देखने के लिए जाता था। वहाँ से निकले हुए मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खिलौनों को छूकर देखता था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तब से लेकर आज तक करीब 45 साल के बाद भी वल्लभीपुर में पुरातत्व विभाग द्वारा कभी उत्खनन का काम शुरू नहीं किया गया। समय समय पर हमने अलग अलग सरकारों में आवेदन किए, अखबारों में लिखा, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, उस समय मैंने मकानों की नींव में से जैन तीर्थंकर भगवानों की मूर्तियों को निकलते हुए देखा है। हमारे आजू बाजू के गांव में जमीन से, खेत से अनेक मूर्तियां निकली है, लेकिन लोगों ने डर के मारे पुरातत्व विभाग या सरकारी विभाग को बताया नहीं है। बहुत सारा खजाना मिला है, बहुत कुछ मिला है, मगर इसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, किसी की इच्छा शक्ति ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं उस प्रसंग को याद करना चाहूँगा जब नरेंद्र भाई मोदी वल्लभीपुर में पहली बार आए थे।
तब उनको हम 5 लोगों के सिवा और कोई नहीं जानता था। इसके पीछे भी एक कहानी है, खैर वो मैं बाद में कभी बात करूँगा। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब हमने उनको पत्र लिखा था कि हमारे वल्लभीपुर के इतिहास को बाहर निकालिए, उसके अवशेषों को बाहर निकालिए। नरेंद्र भाई को इस विषय में रुचि भी है, लेकिन पता नहीं क्या उनकी भी मजबूरी रही होगी या बहुत सारे काम में ये हमारा काम जो है दब गया होगा। मगर उसके बाद जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हुए तब हमारी उम्मीदें और बढ़ गई थी। इस दौरान दिनांक 5 सितंबर 2014 को मैंने उनको एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि वल्लभीपुर में आप एक संग्रहालय बना दीजिए जहां पर सारे भारत में कहीं पर भी वल्लभीपुर से निकले हुए अवशेष रखे गए हो, उसको एकत्रित करके इकट्ठा करके हम वल्लभी में रखेंगे। वहाँ पर वल्लभी में एक ऐसा एक थिएटर बना दीजिए जहाँ पर एक 3D सिनेमा जो कि प्राचीन वल्लभी की जो है फिल्म दिखाता हो, ऐसा कुछ कर दीजिए तो हमारे यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को इतिहास का सही पता चलेगा। तो ऐसा करके मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी। प्रत्युत्तर में मुझे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मंत्रालय स्वयं संग्रहालय स्थापित नहीं करता है। हालांकि यह संग्रहालय अनुदान योजना संचालित करता है। आपके संदर्भ के लिए संग्रहालय अनुदान योजना की एक प्रति यहाँ संलग्न है। ऐसा करके मुझे एक प्रति भेज दी गई जो कि जिससे हम प्राइवेट मतलब किसी व्यक्ति के साथ या किसी संस्था के साथ में संग्रहालय बना सकते हैं, उसमें सरकार हमें क्या सहयोग करेंगी। बाद में मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वडोदरा सर्कल को दिनांक 9 दिसंबर 2015 को एक ईमेल से 11 सवाल पूछे थे। उनमें से 5वें नंबर का सवाल था, वल्लभीपुर जिला भावनगर क्षेत्र में कितनी बार खुदाई हुई, यह अभी भी जारी है या नहीं, यदि नहीं तो रोका क्यों गया, भविष्य में इसी काम के लिए कोई योजना है। इस सवाल के उत्तर में मुझे कहा गया कि वल्लभीपुर में उत्खनन 1978-1979 के दौरान बड़ौदा के MS विद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। स्थल पर आगे कोई खुदाई नहीं की गई। ASI बड़ौदा सर्कल के पास वल्लभीपुर जिला में उत्खनन के लिए कोई योजना नहीं है। ASI को भेजे हुए मेरे ईमेल में मैंने 6 नंबर के प्रश्न में पूछा था कि उत्खनन के दौरान या उसके बाद वल्लभीपुर में कोई भूमि अधिग्रहित की गई है, यदि हाँ तो किन किन स्थानों पर। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उत्खनन के दौरान या उसके बाद वल्लभीपुर में कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। हालांकि मुझे पक्का मालूम था और मैंने देखा भी है और आज भी है कि वल्लभीपुर में तालाब के किनारे एक ऐसी जगह, एक बड़ी जगह है जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने उसको एक्वायर करके रखी है और उसके आसपास बाकी ज़मीन पर नगर पालिका ने मफत नगर बसा दिया है। मेरे लिखे पत्र और ईमेल के प्रत्युत्तर की कॉपी मैं यहाँ पर रखता हूँ और आप उसे पढ़िए, क्योंकि उसकी बात करने में बैठूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसके जवाब में मुझे मिली एक जानकारी के अनुसार उसमें लिखा है कि वल्लभीपुर में पुस्तकालय के साथ जुड़े हुए संग्रहालय में संरक्षित पुराने सिक्के, तांबे की प्लेटें, मुहरे और अन्य लेख वड़ा की प्राचीनता की गवाही देते हैं। उन्होंने मुझे जवाब में ये तो लिख दिया, मगर आप वल्लभीपुर में जा कर के देखिए, ऐसा कोई ना तो संग्रहालय है और ना ही कोई चीज़ें है, ना ही कोई सिक्के है और ना ही कोई लेख आपको देखने को मिलेगा। तंत्र की लापरवाही से सब कुछ चोरी हो गया है। दोस्तों, अंत में मैं अपील करना चाहूँगा कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को
पुनर्जीवित किया गया, वैसे वल्लभी में भी कोई एक विद्यालय बनाया जाए। आज वल्लभीपुर की हाई स्कूल की दशा देखिए, टूटने की कगार पर है, फिर भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो वल्लभीपुर में भी एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। दूसरा, वल्लभीपुर के अवशेषों को बाहर निकाला जाए, वहाँ पर उत्खनन का प्रोजेक्ट जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है उसको फिर से शुरू किया जाए और हम गर्व से कह सके कि ये हमारी वल्लभी है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैंने गांधीनगर में पुरातत्व विभाग गुजरात की ऑफिस में जाकर के पता करने की कोशिश की कि वल्लभीपुर में उत्खनन का काम शुरू हो सकता है या नहीं। तब दोस्तों मुझे पता चला कि यहाँ स्टाफ की कमी है और अधिकतर वडनगर के प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से वडनगर में उत्खनन का काम जोर शोर से चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहाँ लैंडमार्क हेरिटेज डेस्टिनेशन बना रहे हैं। वडनगर में एक 7 मंजिला एशिया का सर्वप्रथम म्यूजियम बनने जा रहा है। एयरपोर्ट भी बन रहा है, यानी प्राचीन नगरी वडनगर का विकास हो रहा है, होना भी चाहिए। दोस्तों, लोथल में भी विकास हो रहा है। नालंदा, वडनगर, लोथल, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें बेहद खुशी हो रही है। मगर वल्लभी में भी तो कुछ होना चाहिए। सिर्फ बातों से काम कैसे चलेगा? हम विनती करते हैं और आशा रखते हैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से, हम प्रधानमंत्री जी से भी विनती करते हैं और आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द वल्लभीपुर को आप एक बहुत बड़ी गिफ्ट दीजिए और वल्लभी का विकास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।